हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग उरांव जनजाति के बारे में देखेंगे और उरांव जनजाति से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको देख लेंगे और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। झारखंड में उरांव जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर पे आते हैं और भारत में जनसंख्या की दृष्टि से ये चौथे नंबर पे आते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भी है ना, झारखंड में इनका स्थान दूसरा है और भारत में कितना है, चौथा स्थान है इनका, फोर्थ नंबर पे आते हैं जनसंख्या की दृष्टि से। और झारखंड में इनका जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, कितना परसेंट है, तो झारखंड में ये 18.14% है कुल जनसंख्या का। झारखंड का जितना भी जनसंख्या है कुल जनसंख्या का ये 18.14% है। और इनका निवास स्थान कहाँ है झारखंड में? झारखंड में इनका निवास स्थान छोटा नागपुर पठार है, छोटा नागपुर प्लेट्यू है। और उसके बाद इनका मतलब कह सकते हैं कि छोटा नागपुर प्लेट्यू में ये इनका सबसे ज़्यादा संकेंद्रण हुआ है। मतलब कि ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ रहते हैं झारखंड में? छोटा नागपुर प्लेट्यू का ही पार्ट में रहते हैं। और उसके बाद ज़्यादा कहाँ पे रहते हैं? कोल्हान प्रमंडल में रहते हैं। तो मतलब हम लोग का जब क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले छोटा नागपुर प्लेट्यू को टिक करना है। अगर छोटा नागपुर प्लेट्यू नहीं है तब हम लोग कोल्हान प्रमंडल को टिक कर सकते हैं। लेकिन माना गया है ऐसा कि उरांव जनजाति का मूल निवास स्थान इनका कहाँ है? दक्कन में है। साउथ इंडिया में जो दक्कन प्लेट्यू है वहाँ का माना जाता है। ये ऐसा माना जाता है कि इनका मूल निवास कहाँ के थे? ये थे दक्कन के थे। और उरांव जनजाति अपने आप को उरांव जनजाति अपने आप को कुड़ुक बोलते हैं, कुड़ुक। और इनका भाषा भी क्या है? कुड़ुक ही है। और अपने स्वयं को कुड़ुक बोलते हैं। तो कुड़ुक का मतलब क्या होता है? कुड़ुक का मतलब मनुष्य होता है। और ये भाषाई और प्रजातीय दृष्टि से ये कौन से समूह के आते हैं? ये द्रविड़ समूह के हैं। याद रखिएगा, दोनों प्रजातीय और भाषाई समूह इनका कौन सा है? द्रविड़ है। कौन सा है? द्रविड़ है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। संस्कृति अब देखते हैं कि उरांव जनजाति का संस्कृति अब देखते हैं। तो सबसे पहले उरांव जनजाति में कितने गोत्र हैं? अभी हम लोग पिछले वाले वीडियो में जो संथाल जनजाति से रिलेटेड है उसमें हम लोग देखे थे कि संथाल का कितना गोत्र था? 12 था। लेकिन हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं उरांव जनजाति का गोत्र कितना है? 14 है, 14। और गोत्र को उरांव लोग क्या बोलते हैं? किल्ली बोलते हैं। ठीक है, किल्ली बोलते हैं, गोत्र को किल्ली बोला जाता है। उरांव जनजाति में गोदना प्रथा बहुत ज़्यादा सर्वाधिक प्रचलित है। महिलाएं अपने अंगों पर एक प्रकार का चित्र अंकित करवाती हैं जिसे गोदना कहते हैं। और ये महिलाएं पुरुष के मुकाबले ज़्यादा ये गोदना करवाती हैं। और उरांव जनजाति में समगोत्री विवाह निषेध है, वर्जित है। मतलब एक ही गोत्र में शादी विवाह नहीं कर सकते हैं। और उरांव जनजाति का, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। उरांव जनजाति का सबसे जो बोल सकते हैं कि फेमस जो विवाह है, जो सर्वाधिक प्रचलित विवाह है, वो है आयोजित विवाह। उसके बाद कौन सा है? सेवा विवाह भी प्रचलित है। सेवा विवाह, तो सेवा विवाह में क्या होता है? सेवा विवाह में वर पक्ष को क्या क्या करना पड़ता है? वर पक्ष को वधू के परिवार का सेवा करना पड़ता है। तो ये आप याद रखिएगा कि सेवा विवाह नाम ही इसलिए पड़ा क्योंकि जो वर पक्ष होगा वो कुछ समय तक जो भावी वधू होगा ना, भावी वधू के परिवार की सेवा करेगा, इसलिए नाम है सेवा विवाह। और आयोजित विवाह में क्या हुआ? आयोजित विवाह में इसमें वर पक्ष की तरफ से वर पक्ष के को वधु मूल्य देना पड़ता है। तो हम लोग जानते ही हैं कि वर पक्ष जो वधु मूल्य देते हैं कुछ ना कुछ, जैसे कि संथाल जनजाति में था। और संथाल जनजाति में जो वर पक्ष
वधु मूल्य देता था उसे पौन कहते थे ना। तो यहाँ भी ना आयोजित विवाह में वर पक्ष वधु पक्ष को ना वधु मूल्य देते हैं। लेकिन यहाँ सेवा विवाह में क्या होता है, वर पक्ष ना वधु परिवार के घर जाकर कुछ दिन सेवा करते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। युवराव जनजाति में युवा गृह है ना, उसका नाम क्या है, घुमकुड़िया है। नहीं, घुमकुड़िया नहीं है, धुमकुड़िया है। ठीक है, यहाँ पे धुमकुड़िया होगा। और हम लोग और देखते हैं, घुमकुड़िया है। उरांव जनजाति में ग्राम का जो प्रधान होता है ना, ग्राम का जो प्रधान होता है उसे क्या बोलते हैं, मुखिया या महतो बोलते हैं। याद रखिएगा, महतो बोलते हैं। और पंचायत को क्या बोलते हैं, पंचायत को उरांव जनजाति लोग पंचोरा बोलते हैं, पंचोरा। और नाच का मैदान को क्या बोलते हैं, अखाड़ा बोलते हैं, अखाड़ा। ठीक है, अखाड़ा बोलते हैं। अब देखो, त्योहार के समय ना एक स्पेशल ड्रेस पहना जाता है, पुरुष के द्वारा भी और स्त्री के द्वारा भी। तो पुरुष के द्वारा जो पहना जाता है उसे करैया बोलते हैं, और स्त्री के द्वारा जो पहना जाता है उसे खनरिया बोलते हैं। याद रखिएगा, स्त्री के द्वारा पहना जाने वाला जो ड्रेस है उसे खनरिया बोलते हैं, और पुरुष के द्वारा जो पहना जाने वाला ड्रेस है त्योहार के समय, स्पेशल ओकेजन में, तो उसे करैया बोलते हैं। और उरांव जनजाति पितृ सत्रात्मक है। याद रखिएगा, पितृ सत्रात्मक है, सतात्मक है ना, पितृ सतात्मक है। अब हम लोग देखेंगे प्रमुख त्योहार क्या है उरांव जनजाति में ना, प्रमुख त्योहार क्या क्या है ये हम लोग देख लेते हैं। तो प्रमुख त्योहार है ना कर्मा, सरहुल। ठीक है, यही ज़्यादातर है, पर कर्मा, सरहुल है। अब हम लोग देखते हैं कि उरांव जनजाति नृत्य को क्या बोलते हैं, यदुर बोला जाता है उरांव जनजाति में ना। उरांव जनजाति के लोग नृत्य को यदुर बोलते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि प्रत्येक वर्ष ना उरांव जनजाति के लोग प्रत्येक वर्ष बैसाख में क्या करते हैं, एक प्रकार का उनको मतलब शिकार करते हैं। ठीक है, शिकार करते हैं प्रत्येक वर्ष बैसाख में। उस शिकार का नाम है सुसेंद्रा। क्या नाम है, सुसेंद्रा। और फागुन में जो करते हैं उसको क्या बोलते हैं, फागु सेंद्रा। और वर्षा ऋतु में जो करते हैं ना उसे बोलते हैं जेठ शिकार। ठीक है, और हम लोग और इम्पोर्टेंट पॉइंट कुछ देख लेते हैं ना। इनका नव वर्ष मतलब नए साल का प्रारंभ कब होता है, नए साल का प्रारंभ कब होता है, नवंबर दिसंबर में धनकटनी के बाद होता है। जब धान कटने लगता है, धान कट जाती है ना, उसके बाद नव वर्ष का मतलब नया साल का प्रारंभ माना जाता है उरांव जनजाति में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। हाँ, एक और ये पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, सर्वाधिक विकास करने वाला जनजाति कौन है, उरांव जनजाति ही है ना। उरांव जनजाति सर्वाधिक विकास करने वाला जनजाति है, और यह अस्थाई कृषक बन गया है। ठीक है, उरांव जनजाति जो है अस्थाई कृषक बन चुका है। उरांव जनजाति में ना बंदर का मांस खाना वर्जित है, बंदर का मांस नहीं खाते हैं। और हम लोग देखते हैं इनका प्रिय पेय पदार्थ क्या है, तो इनका प्रिय पेय पदार्थ है हड़िया। ठीक है, चलिए हम लोग और भी देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे ना कि। चलिए हम लोग देखते हैं धार्मिक व्यवस्था कैसा था। तो उरांव जनजाति का प्रमुख जो देवता है उसे क्या बोलते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, धर्मेश बोलते हैं या धर्मी बोलते हैं। धर्मेश या धर्मी को सूर्य के समान, जो ये देवता है सूर्य के समान प्रकाशमय माना जाता है, सूर्य के समान माना जाता है। ठीक है, और जो मारंग बुरु जो देवता है वो पहाड़ के देवता है ना। मारंग बुरु को पहाड़ का देवता बोला गया है उरांव जनजाति में। अब जो ठाकुर देव है वो ग्राम देवता है। ठाकुर देव कौन है, ठाकुर देव ग्राम देवता को बोला जाता है। डिहवार जो है, डिहवार याद रखिएगा, डिहवार जो है सीमांत देवता को बोला जाता है। पूर्व जात्मा
ना पूर्वजात्मा कुल देवता को बोला जाता है। फिर से देख लीजिए ना, मारंग बुरु पहाड़ देवता को बोला जाता है, ठाकुर देव ग्राम देवता, और डिहवार सीमांत देवता, जातमा पूर्व जातमा ना कुल देवता। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। रोपनी के समय ना, रोपनी के समय क्या किया जाता है? रोपनी के समय एक बोल सकते हैं कि पूजा होता है ना। रोपनी के समय ना पूजा होता है, जिसे कौन सा पूजा बोलते हैं? भेलवा पूजा बोलते हैं, भेलवा पूजा। और ये गांव यहाँ पे हुआ होगा ना, गांव के कल्याण के लिए ना। तो ये हम लोग देख लिए कि फसल की रोपनी के लिए, फसल की रोपनी के लिए ना भेलवा पूजा होता है, और गांव के कल्याण के लिए गोरैया पूजा करवाया जाता है। गांव के ना कल्याण के लिए वर्ष में एक बार, कितना? वर्ष में एक बार गोरैया पूजा करवाया जाता है। धार्मिक प्रधान, अब हम लोग देखेंगे कि उरांव गांव में धार्मिक प्रधान को क्या बोला जाता है? पाहन बोला जाता है। और सहयोगी जो होता है ना, उनका जो सहयोगी होता है उसे पुजार बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग और देखेंगे ना। चलिए, तो पूजा स्थल, उरांव जनजाति का जो पूजा स्थल होता है उसको क्या बोलते हैं? सरना बोलते हैं। और पूर्वजों की आत्मा ना, जहाँ इनके पूर्वजों की जो आत्मा है का निवास स्थान है उसे क्या कहते हैं? शासन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, पूजा स्थल सरना कहलाता है, और जो पूर्वजों की आत्मा के निवास स्थान है उसे शासन कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे उरांव ना, उरांव तांत्रिक एवं ना जादुई विद्या में विश्वास करते हैं। ध्यान से देखिएगा ना, यहाँ क्या लिखा हुआ है? उरांव लोग क्या करते हैं? तांत्रिक और जादुई विद्या में विश्वास करते हैं। शवों को दफनाया जाता है, और इसका जितना भी क्रियाक्रम होता है वो ईसाई परंपरा के अनुसार होता है। अब हम लोग धुमकुड़िया के बारे में थोड़ा डिटेल से देखेंगे। चलिए तो हम लोग देखते हैं धुमकुड़िया क्या है। तो धुमकुड़िया एक युवा गृह है ना, जिसमें युवक युवतियों को ना जनजातीय रीति रिवाजों एवं परंपराओं का प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है, इसमें 10 से 11 वर्ष की आयु में प्रवेश मिलता है। विवाह होते ही सदस्यता समाप्त हो जाती है। धुमकुड़िया एक युवा गृह है, इसमें 10 से 12 साल के आयु में प्रवेश मिलता है, और जैसे ही उस युवक या युवती का शादी हो जाता है उसका सदस्यता अपने आप स्वतः समाप्त हो जाता है। प्रवेश कब होता है? तो प्रवेश का समय सरहुल के समय होता है, 3 वर्ष में एक बार। ठीक है, 3 वर्ष में एक बार सरहुल के समय ये होता है। युवक, अब हम लोग देखेंगे कि युवक को, ठीक है, इसमें युवकों के लिए जोक एड़पा, और युक्तियों के लिए ना जोक एड़पा का क्या मतलब है? धांगड़ कुड़िया जिसको बोलते हैं, धांगड़ कुड़िया। ठीक है, जोक एड़पा को धांगड़ कुड़िया भी कहा जाता है, एक और नाम है इसका। तथा युवती जो है ना, युक्ति को क्या बोलते हैं? पेल एड़पा बोलते हैं। ठीक है, पेल एड़पा। आप कनेक्ट करके याद कर सकते हैं कुछ ऐसा, कुछ जिससे याद हो जाए तुरंत, जिसको सोचने के बाद याद हो जाए, इस तरह से आप कुछ भी याद रख सकते हैं ना। इसके मुखिया मतलब युवा गृह का जो मुखिया है ना, उसको धांगर बोलते हैं या महतो बोलते हैं, याद रखिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं पेल एरपा ना, पेल एरपा को देखभाल करने वाली जो महिला होता है, पेल एरपा को देखभाल करने वाली जो महिला होती है ना, वो बड़की धांगरीन कहलाती है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे उरांव में विधवा विवाह खूब प्रचलित है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उरांव में विधवा विवाह खूब प्रचलित है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं ना, कुछ प्रश्न देख लेते हैं ना, किस प्रश्न का प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, एमसीक्यू फॉर्मेट में है।
अब आप लोग को गेस करना है, अभी हम लोग जितना भी डिस्कस किए हैं ना उसी से रिलेटेड सारा का क्वेश्चन यहाँ बना हुआ है। आपको चूज सही ऑप्शन को चूज करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ बोल रहा है ना कि उरांव जनजाति की भाषा क्या है। तो उरांव जनजाति की भाषा अभी तुरंत हम डिस्कस किए थे ना। तो अभी ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए है मालतो, खोरठा, कुड़ुख, सादरी। तो ये ऑप्शन हम लोग देख रहे हैं कि कुड़ुख आया था ना, अभी तो कुड़ुख आया था, और ये अपने आप को कुड़ुख ही बोलते थे, इनका भाषा भी कुड़ुख था। ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी राइट हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं ना। सेकंड क्वेश्चन क्या है? उरांव जनजाति में युवा गृह को किस नाम से जाना जाता है। तो युवा गृह को किस नाम से जाना जाता है अभी तुरंत हम लोग देखे थे, अभी लास्ट में ही धुमकुड़िया के बारे में पढ़े थे ना। तो अब मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? धुमकुड़िया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। झारखंड के किस क्षेत्र में उरांव जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण पाया जाता है ना। तो सर्वाधिक संकेंद्रण कहाँ पे पाया जाएगा? आप लोग खुद गेस कर लीजिए। कोल्हान होगा या संथाल परगना या दक्षिण झारखंड या फिर छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो अभी हम लोग देखे थे छोटा नागपुर प्लेट्यू में ज़्यादा संकेंद्रण है, उसके बाद कोल्हान में है, तो छोटा नागपुर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ऐतिहासिक रूप से उरांव जनजाति का मूल निवास स्थान कहाँ माना जाता है ना। तो सर्वाधिक ऐतिहासिक रूप से उरांव जनजाति का मूल निवास स्थान उनका कहाँ होगा? दक्कन होगा कि धड़वाल होगा, छोटा नागपुर के राजस्थान। तो आंसर हो जाएगा दक्कन ना, क्योंकि हम लोग जानते हैं साउथ इंडिया दक्कन का पार्ट जो डेक्कन प्लेट्यू है ना, उसी को बोलते हैं। तो ये इनका ऐतिहासिक रूप से उरांव जनजाति का मूल निवास स्थान कहाँ है? दक्कन में है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ नंबर का देखेंगे हम लोग। निम्न में से किस जनजाति के लिए कुड़ुक शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो क्या हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि निम्न में से किस जनजाति के लिए कुड़ुक शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो कुड़ुक शब्द का प्रयोग तो उरांव के लिए ही किया जाता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं 6 नंबर, कुड़ुक शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखे थे ना, कुड़ुक शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो मनुष्य होता है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं, उरांव जनजाति में कितने गोत्र पाए जाते हैं। उरांव जनजाति में कितने गोत्र पाए जाते हैं? आप खुद बताइए ना। 14 गोत्र पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन उरांव जनजाति के संबंध में सत्य है। सत्य है यहाँ बोला गया है, सत्य है। तो आपको चूज करना है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है इस जनजाति में समगोत्री विवाह निषिद्ध है। तो ये तो सही है। ठीक है, फिर सेकंड बोला जा रहा है इस जनजाति में गोदना प्रथा का विशेष महत्व है। ये भी सही है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, इस जनजाति में पुरुषों की तुलना में महिलाओं में गोदना को अधिक महत्व दिया जाता है। हाँ, तो महिला में ही दिया जाता है ज़्यादातर, ये भी हम लोग देखे थे। तो इसका मतलब हो गया ना, इसका मतलब हो गया ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उरांव जनजाति में निम्न में से कौन सा विवाह सर्वाधिक प्रचलित है। तो आपको पता होगा सर्वाधिक विवाह कौन सा प्रचलित है। तो हमारा आयोजित विवाह जो है सर्वाधिक प्रचलित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आयोजित विवाह की क्या विशेषता है। आयोजित विवाह की क्या विशेषता है? चलिए हम लोग ऑप्शन करके देखते हैं। इसमें वर पक्ष को ना, फर्स्ट क्या ऑप्शन है, इसमें वर पक्ष को वधु मूल्य देना पड़ता है। तो हाँ, ये अभी देखे थे ना, इसमें वधु पक्ष को वर मूल्य देना पड़ता है। नहीं, वधु पक्ष को नहीं, वर पक्ष को देना पड़ता है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया, बी ऑप्शन गलत ना। विवाह का आयोजन किसी धार्मिक स्थल पर किया जाता है, ये भी गलत है। उपरोक्त में से कोई भी सत्य नहीं है। तो मतलब ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही सत्य है, इसमें वर पक्ष को वधु मूल्य ना देना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, उरांव जनजाति में सेवा विवाह की क्या विशेषता है। तो सेवा विवाह की विशेषता तो अभी हम लोग डिस्कस किए थे ना। चलिए फिर से देख लेते हैं, वधु द्वारा
वधु द्वारा विवाह से पूर्व वर के घर रहकर उसके परिवार की सेवा करनी होती है। नहीं, वधु नहीं करती है, वर को करना पड़ता है। ठीक है, तो वर द्वारा विवाह से पूर्व वधु के घर रहकर उसके परिवार की सेवा करनी पड़ती है। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, उरांव जनजाति के वर्ष का प्रारंभ कब होता है? तो उरांव जनजाति का वर्ष का प्रारंभ कब होता है? धान की फसल बोने के बाद? नहीं, धान की फसल कटाई के बाद। ये सही लग रहा है, यानी कि हमारा 17 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, धान की फसल कटाई के बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में किस जनजाति का सर्वाधिक विकास हुआ है? तो सर्वाधिक विकास कौन सा जनजाति का हुआ है? उरांव का ही हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उरांव जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है अभी हम लोग देखेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं ना, कौन सा कथन असत्य है। यह जनजाति अस्थायी कृषक बन गई है, ये तो बिल्कुल सही है। इस जनजाति का प्रमुख भोजन चावल तथा जंगली पक्षी है। इस जनजाति का प्रमुख भोजन चावल तथा जंगली पक्षी है, ये भी सही है ना। चावल तो है, जंगली भी है, जंगली पक्षी भी खाते हैं, लेकिन बंदर नहीं खाते हैं, बस याद रखिएगा। यह जनजाति बंदर का मांस नहीं खाती है, तो ये कौन सा असत्य है, हम लोग को कौन सा असत्य है ये देखना है। ठीक है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा असत्य है। यह जनजाति बंदर का मांस नहीं खाती है। ठीक है, तो हमको तो यहाँ पे लग रहा है कि सारा ही सही है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा ये ना। सारा का सारा सही है और असत्य तो सारा का सारा असत्य होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा ना। ये ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। ये सारा सत्य है, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं, ये ऑप्शन ठीक है, बाकी कोई ठीक नहीं लग रहा है। चलिए हम लोग अब 20 नंबर पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा उरांव जनजाति का प्रमुख देवता है? तो उरांव जनजाति का प्रमुख देवता कौन है भाई? हम लोग देखे थे, कौन सा होंगे? धर्मेश या धर्मी बोलते हैं ना, धर्मेश या धर्मी बोलते हैं, तो धर्मेश यहाँ ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। उरांव जनजाति के देवता धर्मेश की तुलना निम्न में से किस से की गई है? तो किससे की गई है? धर्मेश से, सूर्य ना, सूर्य देवता से की गई है, हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखें 22 नंबर पे ना, उरांव जनजाति के निम्न देवी देवताओं के संबंध में मिलान करें। चलिए तो हम लोग अभी मिलान करेंगे, तो क्या क्या सही होगा वो देख लेते हैं ना, क्या क्या सही होगा। तो सबसे पहले मारंग ब्रू, ठीक है, क्या लिखा हुआ है? मारंग ब्रू लिखा हुआ है। तो बताइए मारंग ब्रू जो है ना, कौन सा देवता को बोलते हैं मारंग ब्रू? सोचिए, मारंग ब्रू कौन से देवता को बोलते हैं, हम लोग अभी देखेंगे ना। तो मारंग ब्रू पहाड़ देवता को, ठीक है। और ठाकुर देव ना, ठाकुर देव कौन देवता थे? ठाकुर देव ग्राम देवता थे। और डिहियार, डिहियार कौन देवता है ना? डिहियार हमारा है सीमांत देवता, ठीक है। और पूर्वजात्मा, पूर्वजात्मा कुल देवता, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि ऑप्शन सी में ही ना सारा मिल रहा है, ठीक है। अब हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। उरांव जनजाति द्वारा फसल की रोपनी के समय कौन सी पूजा की जाती है? तो फसल की रोपनी के समय कौन सी पूजा की जाती है भाई? तो अभी हम लोग देख चुके थे ना, फसल की रोपनी के समय भेलवा पूजा हो की जाती है, भेलवा पूजा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। चलिए यहाँ से हम लोग देखेंगे 24 नंबर। उरांव जनजाति का द्वारा गांव के कल्याण हेतु वर्ष में एक बार कौन सी पूजा की जाती है? तो कौन सी पूजा की जाती है यहाँ पे लिखा हुआ है ना, पढ़िए। कौन सा? भेलवा पूजा, सरना पूजा, गौरैया पूजा और सरोल पूजा। तो हम लोग देखे थे कि गौरैया पूजा की जाती है, ठीक है। सारा का सारा जो हम लोग पढ़े हैं वही इसमें से MCQ ही आ रहा है, और आपको प्रैक्टिस भी हो जा रहा है ना। चलिए देखते हैं
25 नंबर, उरांव जनजाति में गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? गांव के धार्मिक प्रधान कौन होते हैं? पाहन होते हैं, जान रहे हैं ना। हम लोग देखते हैं अब उरांव जनजाति के गांव के धार्मिक प्रधान का सहयोगी कौन होता है? तो सहयोगी पुजार होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उरांव जनजाति का मुख्य पूजा स्थल क्या कहलाता है? तो मुख्य पूजा स्थल जो होता है ना, क्या कहलाता है? जल्दी से सोचिए, क्या कहलाता है? सरना कहलाता है। ठीक है। उरांव जनजाति के पूर्वजों की आत्मा के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? जहाँ आत्मा का निवास होता है तो शासन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। उरांव जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन से कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है ये देखेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए कौन सा कथन असत्य है। उरांव जनजाति तांत्रिक एवं जादुई विद्या में विश्वास करते हैं, ये तो सही है। उरांव जनजाति में शवों का समानता दाह संस्कार किया जाता है, ठीक है, ये भी सही है। ईसाई उरांव के शव को अनिवार्यतः दफनाया जाता है, ये भी सही है। तो यानी कि चारों को चारों मतलब तीनों ऑप्शन सही है, तो डी ऑप्शन सही हो गया। चलिए गलत है, ये नहीं है इसमें। धुमकुड़िया के संबंध में निम्न से निम्न कथन पर ना विचार करें। धुमकुड़िया के संबंध में, तो धुमकुड़िया के संबंध में हम लोग देखते हैं कि क्या विचार कर सकते हैं ना। चलिए, तो धुमकुड़िया उरांव जनजाति का युवा गृह है। हाँ भाई, धुमकुड़िया उरांव जनजाति का युवा गृह है। इसमें केवल युवकों को जनजातीय रीति रिवाजों एवं परंपराओं का प्रशिक्षण दिया जाता है। यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। इसमें केवल युवकों को, केवल युवकों को थोड़ी ना, यहाँ पे तो युवतियों का भी दिया जाता है ना। तो ये 2 जो ऑप्शन था वो रॉन्ग हमारा हो गया। ठीक है, फर्स्ट सही है। थर्ड में क्या है, इसमें 10 से 11 साल की आयु में प्रवेश दिया जाता है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। मतलब कि हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा ना, हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन सही होगा। 1 और 3 दोनों सही है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं ना। क्या इस क्वेश्चन में है, धुमकुड़िया में सामान्यतः किस पर्व के समय प्रवेश दिया जाता है? वाह, ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना, और बहुत इजी भी है। ठीक है, सरहुल के समय। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। धुमकुड़िया नामक संस्था में युवाओं हेतु निम्न में से किसका प्रबंध होता है? तो यहाँ पे युवाओं का बात चल रहा है, तो युवा क्या है? युवाओं का को क्या बोलते हैं? जल्दी से सोचिए ना, जोक एड़पा। ठीक है, और धुमकुड़िया नामक संस्था में युवतियों हेतु निम्न में से किसका संबंध होता है? तो युवतियां है ना, तो क्या हो जाएगा? पेल एड़पा। ठीक है, पेल एड़पा। अब हम लोग धुमकुड़िया नामक संस्था में जोक एड़पा के मुखिया को क्या बोलते हैं? तो जोक एड़पा के मुखिया को क्या बोलते हैं? धांगर। क्या बोलते हैं? धांगर। चलिए हम लोग नेक्स्ट, ये लास्ट क्वेश्चन है। धुमकुड़िया नामक संस्था युवतियों की देखभाल करने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता है? तो ये तो आप लोग जानते ही हैं, बड़की धांगरीन कहा जाता है। तो सारा का सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो आज के लिए बस इतना ही ना, धन्यवाद।